जरा सोचो, अगर एक दिन तुम्हें एक मैजिकल क्यूब मिल जाए तो एक ऐसा क्यूब जो एक कमजोर, अकेला, सबके ताने सुनने वाले लड़के वांग को बना देता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान। वो वांग जिसे स्कूल में कोई पसंद नहीं करता था, जिसके ऊपर सब हंसते थे, और एक दिन क्यूब मिलने से बदलती है उसकी किस्मत। एक लड़की जिसके ऊपर पूरा स्कूल फिदा है, जिसके पीछे हजारों लड़के भागने लगते हैं। अब उसका दिल सिर्फ वांग के लिए धड़कने लगता है, लेकिन उसकी किस्मत थोड़ी सी करवट लेती है, क्योंकि एक और लड़का जो याओ के लिए बिल्कुल पागल है, ये बात सुनते ही गुस्सा हो जाता है। उसका नाम है जुन। जुन अपने गुंडे भेजता है वैंग को सबक सिखाने के लिए। वैंग कहता है कि आराम से बात कर लो यार, पर जून उसकी एक नहीं सुनता। वो वीडियो कॉल करता है याओ को और दिखाता है कि कैसे उसका पसंदीदा लड़का पिटता जा रहा है। याओ घबरा जाती है, वो रो के कहती है प्लीज उसे मत मारो, पर जून कहता है मैं तभी रुकूंगा जब वांग खुद कहेगा कि उसे याओ पसंद नहीं है। गुंडे वांग को मारते रहते हैं, पर तभी वांग का गुस्सा फट जाता है। वो कहता है तेरे जैसे चूक को याओ को देखने तक का हक नहीं है, और उसी मूवमेंट में वांग एक गुंडे को जोर से सिर दे मारता है और खुद को नदी में गिरा लेता है। अब ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। जून को डर लगता है कि कहीं पुलिस ना आ जाए, और अगर वांग मर गया तो वो अपने आदमी भेजता है उसे ढूंढने के लिए। लेकिन वांग तब तक पानी में शांत पड़ा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ याओ घूम रही होती है। पहली बार उसने उसे स्कूल में देखा था, जब सब उसका मजाक बना रहे थे, पर सिर्फ याओ ने उसे एक इंसान की तरह देखा था। तभी वांग की नजर पड़ती है एक चमकती हुई चीज पर, वो भी नदी के बिल्कुल नीचे। वो उस तरफ तैरता हुआ जाता है, और वो चीज एक छोटा सा रोशन क्यूब था। अब वांग उस क्यूब को उठाता है, और तभी वो क्यूब अचानक उसके शरीर के अंदर घुस जाता है, और वांग तुरंत उसके साथ किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। अब ये देखकर वांग घबरा जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो हवा में स्पेस और टाइम के बीच से घुमाया जा रहा हो। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो एक अजीब से रूम में है, जिसके चारों तरफ की दीवार पुराने ग्लास जैसे ट्रांसपेरेंट है, और वो रूम कहीं डीप स्पेस के बीचों बीच में है। अब ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तभी एक आवाज उसके अंदर से आती है, मास्टर। वो आवाज उसे बताती है कि उसे टेलीपोर्ट किया गया है, क्योंकि उसने एक खास पावर छू ली है। वांग अभी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। तभी वो दोबारा टेलीपोर्ट हो जाता है, और इस बार वो सीधा नदी के ऊपर आसमान में आ जाता है, वही जगह जहाँ से वो कूदा था। अब ये देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचता है मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, पर वो गिरता नहीं है। वो देखता है कि जून और उसके गुंडे अभी भी नदी में उसे ढूंढ रहे हैं, और तभी फिर से टेलीपोर्ट। अब इस बार वो सीधा अपने क्लास के अंदर आ जाता है। क्यूब की आवाज फिर कहती है तुम अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए टेलीपोर्ट हो रहे हो। अब इधर वांग का दिमाग चक्कर खाने लगता है, पर तभी क्यूब उसे वार्न करता है कोई तुम्हारे रूम की तरफ आ रहा है। और इस बार बिना वक्त खोए वांग सीधा अपने फ्लैट में टेलीपोर्ट हो जाता है, वो भी किसी के देखने से पहले। जिसके बाद वांग एक गर्म शांत करने वाला शावर लेता है ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसके फोन पर याओ का कॉल आता है। उसका हाल बहुत खराब है, क्योंकि उसने वांग को नदी में गिरते हुए देखा था। फिर वांग उसे समझाता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं तैर के नदी के दूसरे किनारे चला गया था ताकि मैं जून को छोटा सा सबक सिखा सकूं। याओ कहती है पुलिस को बुला लो, पर वांग कह देता है मैं अब ठीक हूँ, मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अचानक से कॉल कट कर देता है। वांग फिर से बेड पर गिर जाता है और सोचने लगता है मैं याओ को आज जो कुछ भी हुआ बता दूं तो क्या वो विश्वास करेगी? शायद नहीं। वो नहीं चाहता कि याओ किसी खतरे में आए, इसलिए वो सब कुछ छुपाने का फैसला करता है। तभी क्यूब उसके अंदर से फिर से बोलता है अब तुम शांत हो तो बात कर सकते हो। अब ये सुनकर वांग एकदम कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है, जबकि आवाज तो उसके अंदर से आ रही है। जैसे ही वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है तो क्यूब एक बार फिर उसे खुद के अंदर खींच लेता है। वांग खुद को फिर से उसी अजीब स्पेस वाले कमरे में पाता है। उस रूम में क्यूब उससे कहता है कि अब वो हिराड्री क्यूब का मास्टर है, मास्टर। इस क्यूब को अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम भी कहते हैं। ये सिस्टम तुम्हें एक अल्टीमेट वॉरियर यानी कि सबसे ताकतवर योद्धा बना सकता है। अब वांग को क्यूब की बातें समझ नहीं आती, पर उसे सब कुछ बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लगता है। वो कमरे की दीवारों को देखता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे कि शीशा। फिर वो क्यूब से पूछता है क्यूब तुमने मेरी मदद क्यों की? अचानक ही वैंग हवा में उड़ने लगता है। क्यूब कहता है कि वो बस उसकी इच्छा पूरी कर रहा है, पूरी दुनिया का राजा बनने की। अब वांग एक पल के लिए बादलों
बादलों के ऊपर होता है और अगले ही पल अपने घर की छत के ऊपर तैर रहा होता है। उसे लगता है कि वो गिर जाएगा, लेकिन क्यूब उसे सेफ लैंड करने में मदद करता है। अब क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा एनर्जी यूज कर ली थी टेलीपोर्ट होने के चक्कर में, तो क्यूब उसे बताता है कि अब उसे 1 मिनट रुकना पड़ेगा, तभी वो फिर से टेलीपोर्ट कर सकता है। अब वांग जमीन पर बैठ जाता है और क्यूब से पूछता है कि वो कैसे अपनी टेलीपोर्ट पावर को कंट्रोल कर सकता है ताकि वो जहां चाहे सीधा वहीं पर जा सके। तब क्यूब उसे बताता है उसकी दूसरी खास पावर के बारे में, जिससे वो अपने आसपास की सभी चीजें महसूस कर सकता है, जैसे उसके पास एक अलग तरीके की सेंस हो। अब वैंग इस नए पावर से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में वो थक जाता है क्योंकि सुपर सेंस का यूज करते ही उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। जब वो सुपर सेंस मोड से बाहर निकलता है तो अचानक फिर से वो स्पेस वाले रूम में आ जाता है। अब क्यूब कहता है, वाह, तुमने तो नूबड़े होते हुए भी काफी अच्छा किया है। वांग ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसके सीने में तेज दर्द होता है और वो अपने सीना पकड़कर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वो अपने कमरे में उठता है। क्यूब उसके पास पड़ा होता है। ये देखकर वांग घबरा जाता है और पूछता है कि क्यूब बाहर कैसे आ गया। तब क्यूब कहता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में वो खुद बाहर आ सकता है ताकि होस्ट की एनर्जी बचा सके। अब वांग को ये काफी कूल लगता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि क्यूब के बारे में वो और जानकारी करेगा। वो फिर इंटरनेट पर सर्च करने लगता है हिराड्री क्यूब अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और क्यूब भी इस बारे में कुछ नहीं बता पाता। अब वैंग उदास हो जाता है। तभी उसे याओ का मैसेज आता है। उसने लंच के लिए उसे बुलाया होता है, पर उसे तभी जून और उसके गुंडे याद आ जाते हैं। वो कसम खाता है कि अब वो उन लोगों को दोबारा तंग नहीं करने देगा। वो क्यूब से पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे कि वो और स्ट्रॉन्ग बन सके और पावर यूज करने के बाद बेहोश ना हो। तब क्यूब कहता है कि वो अपना पावर लेवल बढ़ा सकता है मिनरल्स और जेम्स से एनर्जी एब्सॉर्ब करके, और ऐसा करने से सिस्टम के नए फीचर्स भी अनलॉक होंगे। अब वांग एक्साइटेड हो जाता है, वाह यार, ऐसे तो बहुत मजा आएगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते क्योंकि जेब से तो नल्ला ही था ना। फिर वो पूछता है, क्यूब, क्या सड़क के नॉर्मल पत्थर भी काम के हैं? तब क्यूब कहता है कि हाँ, उनसे थोड़ी सी एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन अगर जल्दी ग्रो करना है तो खास जेम्स चाहिए। अब क्यूब उसका कमरा स्कैन करता है और बताता है कि शो केस में एक क्रिस्टल है और मम्मी की सिंथेटिक डायमंड रिंग में भी कुछ तो हो सकता है, लेकिन वांग मना कर देता है क्योंकि उसके मम्मी पापा उन चीजों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब क्यूब बताता है, अरे यार, उनमें एनर्जी नहीं है, लेकिन गार्डन में एक असली जेमस्टोन है जो मदद करेगा। अब वांग तुरंत रेडी हो जाता है और बाहर टेलीपोर्ट करता है और इसके बाद वो फिर से क्यूब से पूछता है, क्यूब, तुम मदद क्यों कर रहे हो ये तो बताओ। अब क्यूब कहता है कि वो उसकी इच्छा पूरी कर रहा है। वांग कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, उसे सिर्फ याओ को सुरक्षित रखना है और कुछ नहीं। अब क्यूब कहता है, दुनिया इतनी सिंपल नहीं है दोस्त, अगर याओ को सेफ रखना है तो उसे अनबीटेबल बनना पड़ेगा। वांग बोलता है कि बकवास बंद करो यार और सीधा जेमस्टोन्स की लोकेशन बताओ। अब क्यूब कहता है, तुम्हें अपना सुपर सेंस यूज करना चाहिए ना, ये ताकतें तुम्हारे पास किस लिए है, बस बातें करने के लिए। तभी वांग तुरंत अपनी सुपर सेंस पावर का इस्तेमाल करता है। फिर वांग को एक बड़ा चमकदार जेम एक पेड़ के पास मिलता है। वो जमीन को खोद कर उस जेम को निकालता है। तभी क्यूब उससे कहता है कि वापिस स्पेस रूम में जाओ जो उसका असली घर है और वहां जाकर उस जेम को वॉल में डाल दे। वांग बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता है उस स्पेस रूम में और जेम को वॉल में फिट कर देता है। अब जैसे ही वो जेम अंदर जाता है तभी दीवार से तेज एनर्जी निकलने लगती है। वांग फील करता है कि वो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर भर रही है। तब क्यूब उसे बताता है, देखो, तुमने लो लेवल जेमस्टोन यूज किया है, इसलिए तुम्हारी स्ट्रेंथ सिर्फ 2 पॉइंट बढ़ गई है और एंड्योरेंस 1 पॉइंट। और क्यूब ये भी कहता है, अगर तुम और पावरफुल जेमस्टोन्स यूज करोगे तो और भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। अब अगली सुबह वांग थोड़ा सा थका हुआ फील करता है क्योंकि कल का एक्साइटमेंट और पावर बूस्ट काफी हैवी था। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसे याद आता है कि वो क्लास के लिए लेट हो गया है, इसीलिए वो जल्दी से तैयार होके दौड़ता है कॉलेज के लिए। क्लास में जाके वो देखता है कि याओ उससे बहुत ही नाराज है। कल उसने अचानक से फोन काट दिया था। वांग के दोस्तों ने मजाक में बोला, अरे भाई, तुम दोनों एक रूम ले लो ना, वहीं पर ये मियाँ बेबी खेल लेना। अभी अचानक जून और उसके गुंडे क्लासरूम में घुस जाते हैं। याओ अब ये देखकर डर जाती है, लेकिन वांग उसे शांत करते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। पर उसका संभालना मतलब होता है बुक्स के पीछे चिपक जाना ताकि जून उसे ना देख पाए। लेकिन फिर भी वांग क्यूब से चुपचाप पूछता है, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं क्या उनसे फाइट कर सकता हूँ? फिर क्यूब कहता है, हाँ, क्यों नहीं, जून और उसके गुंडों का पावर लेवल सिर्फ 5 है और तुम्हारा 22 घपोले 22।
अब इसी बीच जून वांग को ढूंढने लगता है, लेकिन जब कोई उसका जवाब नहीं आता तब याओ हिम्मत दिखाते हुए उठ जाती है और कहती है, छोड़ दो उसे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, समझे। अब जून एक्टिंग करता है कि जैसे वो सीधा साधा बंदा हो और कहता है, एक लूजर को डिफेंड मत करो जान। याओ गुस्से में बोलती है, मेरे बंदे का नाम अपने मुंह से मत लो, समझे। अब ये सुनते ही वांग उठता है और कहता है, जून सही कह रहा है, मुझे खुद अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। वो जून से कहता है, निकल जाए यहाँ से, पर जून उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर फाइट करना शुरू कर देता है। वांग आसानी से उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और टाइट ग्रिप में कहता है, अगर अभी हट गया तो कुछ नहीं होगा, समझा। अब जून थोड़ा सा शॉक्ड होता है वांग की पावर को देखकर। तभी प्रोफेसर आके सबको डांटते हैं, क्या हो रहा है, अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ, चलो। जून जाते जाते वांग से कहता है, अगर तू याओ को इस मैटर में नहीं घसीटना चाहता तो शाम को बास्केटबॉल कोर्ट पे आ जा, समझा। अब वांग इसे एक चैलेंज की तरह लेता है और शाम को टाइम पर बास्केटबॉल कोर्ट पहुंच जाता है। पर उसे देखकर अब शॉक लगता है क्योंकि जून और भी ज्यादा लोगों के साथ आया होता है। फिर क्यूब पूरे बास्केटबॉल कोर्ट को स्कैन करता है और बताता है कि वांग के जीतने के सिर्फ 20% चांसेस है। अब वांग सोचता है, बस 20? अरे मुझे तो लगा यार ज्यादा होंगे, तुमने तो मरवा दिया मुझे। जून उससे कहता है, अगर तू माफी मांग ले और याओ से दूर रहे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। वांग हंसकर बोलता है, तुझ जैसे गैंगस्टर से यही उम्मीद थी कि तू पूरी टीम लेकर आएगा, वो भी एक बंदे को हराने के लिए। अब जून गुस्सा तो होता है पर उसे ये भी पता होता है कि अगर वो बैकआउट करेगा तो उसके गुंडे उसकी रिस्पेक्ट खो देंगे। तभी उसका बेस्ट गुंडा टकला लड़का आगे आता है और कहता है कि ठीक है, तो वो वांग से 1-on-1 फाइट करेगा। अब वांग क्यूब से पूछता है कि उसका स्टैट्स क्या है, तो पता चलता है कि उसका पावर लेवल सिर्फ 10% है। अब वांग सोचता है ये तो इजी होगा यार, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा केयरफुल रहता है। अब टकला लड़का एक बास्केटबॉल उठाकर वांग की तरफ फुल पावर से फेंकता है और तुरंत पंचेस की रेंज शुरू कर देता है। अब वांग कुछ पंच डॉज करता है और फिर कुछ देर बाद वो लड़का थक जाता है, लेकिन फिर भी वो बार बार अटैक करता रहता है क्योंकि उसके दोस्त उसको चीयर कर रहे होते हैं। और तभी वैंग उसका पैर पकड़ता है और एक सॉलिड पंच मारकर उसकी जॉ पे मारकर उसे गिरा देता है। अब वांग उसे एक तरफ फेंकता है और जॉन की तरफ देखता है। अब ये देखकर जॉन और उसका गैंग शॉक में आ जाते हैं क्योंकि उनका बेस्ट गुंडा हार गया था। वांग जॉन से कहता है, अब तेरी बारी, पर जॉन हंसने लगता है। वांग कहता है कि वो कोई बेवकूफ नहीं है जो अकेले लड़ने आएगा। अब उसे समझ आ गया था कि उसे सभी से एक साथ लड़ना पड़ेगा। तभी सिस्टम उसे बताता है कि बल्दी को हराने के बाद उसकी जीत के चांसेस 30% तक बढ़ गई है। अब जैसे ही जून के गुंडे उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वांग को समझ आता है कि बचने का एक ही रास्ता है, पूरी ताकत से लड़ना। अब हर तरफ से गुंडे उस पर हमला करते हैं पर वो डोज करते करते फाइट करता रहता है और फिर तभी एक बंदा पीछे से हमला करता है। क्यूब की वार्निंग की वजह से वो पहले अटैक से तो बच जाता है, लेकिन दूसरा बंदा उसकी पीठ में जोर से लात मार देता है और जिससे कि वो बैलेंस खो देता है। ये देखकर वांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो उस बंदे की तरफ दौड़ता है जिसने नीचे से स्नीकी अटैक किया था। अब वो अपना फ्यूचर जनरेशन पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करके उसे हवा में उड़ा देता है। जून समझ जाता है कि ये लड़का इतना आसानी से हराया नहीं जा सकता और फिर वो अपने गुंडों को अटैक करने के लिए कहता है, अरे देख क्या रहे हो, हमला करो। अब इस बार वांग अपनी अच्छी बॉडी स्किल्स का यूज करके थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता है सब अटैकर से और फिर एक एक करके सबको निशाना बनाना शुरू करता है। पर क्योंकि वो फाइटिंग में अभी भी थोड़ा सा नूबड़ा है, इसीलिए वो फिर से एक पंच का शिकार बन जाता है और गैंगस्टर्स हर तरफ से उसे मारते रहते हैं, लेकिन वैंग उनके पंचेस को खाता रहता है जैसे कि कोई बॉस हो और फिर हर एक को एक ही पंच में गिरा देता है। इसके बाद वो एक बंदे की टांग पकड़ लेता है और उसे घुमा घुमा के जून की तरफ फेंकता है जिससे कि जून की नाक टूट जाती है सूर्पनखा की तरह। आई मेरी नाक। जब तक जून संभालता है वांग उसके सारे गुंडों को ऑलरेडी खत्म कर चुका होता है। अब डर के मारे जून के कपड़े गीले होने वाले होते हैं, गीले, लेकिन वैंग अब भी अपनी लिमिट में होता है। सिस्टम उसे वार्निंग देता है पर फिर भी वो जून की तरफ चलता रहता है उसको खत्म करने के लिए, लेकिन जून की तो फटके 4 हो जाती है। वो चीखता है, मुझे छोड़ दो। तभी लाइट्स ऑन हो जाती है और एक और गैंग आ जाती है। वो सरकास्टिकली ताली बजाकर जून की गैंग का मजाक उड़ाते हैं। एक बंदे पर सब मिलकर टूट पड़े और फिर भी पिट गए।
वाह यार, क्या मजा आया। फिर जून उठता है और पूछता है राइवल गैंग के लीडर हुआन से कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। हुआन कहता है, अरे यार मैं तो सिर्फ तुम पर हंसने आया हूँ। हुआन जून का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तू गैंग चलाने के लायक बिल्कुल नहीं है। अभी वैंग उनकी बात में बोल पड़ता है और हुआन से कहता है, ओ हुआंग तू निकल यहाँ से, क्योंकि मुझे जून से हिसाब चुकाना, समझे। पर उसे तुरंत रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी, क्योंकि हुआन उसकी बात का बुरा मान लेता है। फिर हुआंग अपने गुंडों को वांग को सबक सिखाने के लिए भेजता है। तभी क्यूब कहता है कि इस फाइट में जीतने का कोई चांस नहीं है, इसलिए भागना ही बेहतर है, लेकिन सिर्फ अपने प्लान के अगले स्टेप के लिए। जैसे ही वो शैडो वाले एरिया में पहुंचता है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एकदम से इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड के पास टेलीपोर्ट कर जाता है और लाइट्स ऑफ कर देता है। अब गैंगस्टर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। फिर वांग एकदम से हुआन के पीछे टेलीपोर्ट करता है। हुआन कुछ भी समझ नहीं पाता और वांग उसे जमीन पर गिरा देता है। उसके गुंडे अभी अंधेरे में एडजस्ट भी नहीं हो पा रहे थे कि वांग उन पर टूट पड़ता है। अब एक बंदा लाइट ऑन करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वांग हुआन को ऑलरेडी खत्म कर चुका होता है। अब जून का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब वांग उसके पास पहुंचता ही है कि तभी कॉलेज के टीचर्स और अथॉरिटी वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट का परमिशन बिल्कुल नहीं लिया था। याओ भी उनके साथ होती है, क्योंकि उसे पक्का यकीन होता है कि वांग अंदर ही होगा और वो किसी न किसी गैंग से पिट ही रहा होगा। अब वांग देख लेता है कि जून चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसके सामने टेलीपोर्ट कर जाता है। अब जून जमीन पर अपना सिर मारने लगता है और माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे पंगा लिया, मुझे माफ कर दो। वांग समझ जाता है कि अब उसे सबक मिल गया है। इधर सब कुछ जून के प्लान के मुताबिक हो रहा था। कॉलेज की टीम ने लॉक तोड़कर हॉल के अंदर एंट्री ली और देखा कि जून वांग को मारने का नाटक कर रहा था। जून ने पूरा ब्लेम खुद ले लिया कि उसने बास्केटबॉल कोर्ट में हुआंग की गैंग के साथ लड़ाई की और बोला कि वांग तो बस बेचारा वहां फंस गया था। इस सब के बाद वांग को समझ आया कि उसकी ताकतों की भी एक सीमा है। अब वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, इसीलिए और नए जेमस्टोन्स ढूंढने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जेम्स इतनी आसानी से मिल ही नहीं रहे थे, इसीलिए वो अपने घर के पास एक पहाड़ों में चला गया ताकि शायद वहाँ पर कुछ मिल जाए। वहाँ उसने देखा कि कुछ जेम्स या तो लेक के बीच बड़े पत्थरों के अंदर है या फिर 15 मीटर जमीन के नीचे। जब कुछ देर तक कुछ भी नहीं मिला तो उसने गिव अप कर दिया। तभी उसके पास क्यूब आया और बताया कि एक होलो एरिया जमीन के नीचे है जहाँ एक स्ट्रॉन्ग जेमस्टोन छुपा हुआ है। अब वांग ने जेमस्टोन को सेंस किया और टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, पर डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो काम ही नहीं कर पाया। फिर उसने होलो एरिया का रास्ता ढूंढना स्टार्ट किया। जल्दी उसे एंट्री मिल गई और वो अंदर टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर वांग को एक हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे उसने समझा कि बगल में एक और गुफा होगी। अब वांग ने हवा के सोर्स को ढूंढा और टेलीपोर्ट करके दूसरी गुफा में पहुंच गया। वहां उसे एक नेचुरल जेम्स का बड़ा ग्रुप मिला। अब ये देखकर वांग खुशी से झूम उठा और प्लान बनाने लगा कि कैसे टूल्स ले आकर इन्हें माइन किया जाए। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे एक बड़ा सा सांप चुपके से आ रहा था। सांप चुपके से मुंह खोल रहा था उसे निगलने के लिए, लेकिन वांग ने एग्जैक्ट टाइम पर टेलीपोर्ट कर लिया और खुद को बचा लिया। अब वो कंफ्यूज्ड स्नेक उसका पीछा करने लगा, लेकिन वांग जेमस्टोन्स के पास टेलीपोर्ट हो गया और उसका काम शुरू कर दिया। अब उसने एक जेमस्टोन पानी में गिरा दिया और अपनी सुपर सेंस से उसे ढूंढने की सोची। जब उसने सुपर सेंस यूज की तभी उसने देखा कि सांप उसके बिल्कुल पास था। वांग ये देखकर घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी सांप ने अटैक कर दिया और वांग एज से नीचे गिर गया। सांप ने फिर से उसे खाने की कोशिश की तो वांग ने अपना शोवल यूज किया फाइट करने के लिए, लेकिन वो उसकी जकड़ में आ गया। अब जब उसने टेलीपोर्ट करना चाहा तो क्यूब ने बताया कि अगर तुम टेलीपोर्ट करोगे तो सांप भी तुम्हारे साथ चला जाएगा। अब वांग ने फिर से शोवल से सांप को हर्ट किया और अपने आप को फ्रीज कर दिया। फिर उसने तुरंत स्पेस रूम में टेलीपोर्ट किया। वहां उसने क्यूब को बोला कि सभी जेमस्टोन्स को अभी के अभी एब्जॉर्ब कर ले। तब क्यूब ने बताया कि अब जेमस्टोन्स को सिंथेसाइज किया जा सकता है, जैसे कि मोबाइल गेम्स में होता है ना, 3 छोटे जेमस्टोन को मिला के एक बड़ा जेमस्टोन्स बनता है। वांग ने तुरंत बोला कि सबको सिंथेसाइज करो, लेकिन जब क्यूब ने बोला कि इसमें 5 दिन लगेंगे तो वांग को काफी बुरा लगा। फिर क्यूब ने सजेशन दिया कि 9 जेम्स को सिंथेसाइज करो और 2 को सीधा यूज कर लो। तब वांग ने ये प्लान मान लिया और दोनों जेम्स एब्जॉर्ब किए। अब उसकी ताकत
काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वो फिर से गुफा में गया फाइट करने के लिए और इस बार इम्प्रूव्ड स्पीड के साथ उसने कुछ ही हिट्स में सांप को भी मार दिया। अब वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड जरूर हुआ, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाला। अब वांग ने वो जेमस्टोन ढूंढना स्टार्ट किया जो नदी में गिरा था और वो उसे जल्द ही मिल गया। वो बाकी जेमस्टोन जैसा ही था लेकिन थोड़ा ज्यादा सुंदर लग रहा था, तो उसने सोचा कि इसे कुछ खास के लिए इस्तेमाल करूंगा। दूसरी तरफ जून और हुआन हारने के बाद ड्रिंक कर रहे थे। दोनों को बदला लेना था, लेकिन उन्हें पता था कि वांग से वो नहीं जीत सकते। तभी हुआन ने बोला कि वो किसी ताकतवर आदमी से मदद मांगेगा, एक गैंगस्टर जिसका नाम लाओ है। अब जून तो उसका नाम सुन के डर गया, पर हुआन ने बताया कि लाओ को कंट्री छोड़नी पड़ी थी किसी ताकतवर आदमी की वजह से जो याओ से जुड़ा है। अगर वो प्लान सही बनाए तो लाओ वांग को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अब इधर वांग और याओ अपनी पहली डेट पे गए थे रिलेशनशिप के बाद। वांग ने उसे बोला कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। याओ ने बोला कि वो उस पर ट्रस्ट करती है, तो क्यूब ने बोला कि याओ झूठ बोल रही है, लेकिन वांग ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो भी अपना सीक्रेट छुपा रहा था। दोनों ने कैफे में गैसिंग गेम भी खेला। याओ हारी और उसने अपनी सारी कैंडीज दे दी। तब याओ ने बोला कि तुम कुछ छुपा रहे हो क्या? तब वांग ने उसे वो सुंदर सा जेमस्टोन दे दिया जो नदी से उसे मिला था और फिर बात पलट गई। अगले दिन वांग याओ का इंतजार कर रहा था कॉलेज जाने के लिए, लेकिन याओ का फोन नहीं लग रहा था। तभी उसने कुछ लोगों को एक एक्सीडेंट के बारे में बात करते हुए सुना, वो भी सेम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जहाँ पर याओ रहती थी। उसका दिल घबरा गया और वो तुरंत वहाँ से भाग गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ काफी भीड़ थी, पुलिस ने एरिया भी बंद कर रखा था। फिर उसने याओ की माँ को देखा जो रोए जा रही थी। उन्होंने बताया कि जब वो काम से घर आई तो पूरा घर टूटा हुआ था और याओ भी गायब थी। एक ब्लड स्टेन डोल छत से लटकी हुई थी जैसे कि कोई धमकी हो। अब वांग ये सुनकर शॉक में चला गया। तभी उसने देखा कि जून क्राउड से कैसे निकलने की कोशिश कर रहा था। फिर वांग ने तुरंत उसका पीछा किया। जून उसे देखकर डर गया और वांग ने पूछा कि तुझे कुछ पता है क्या? और फिर जोर से उसने दीवार पर अपनी कोहनी दे मारी जिससे दीवार टूट गई। अब डर के मारे जून ने सब कुछ बोल दिया। दूसरी तरफ याओ एक सीक्रेट हाइड आउट में थी जहाँ गैंगस्टर लाओ अपने गोल्फ शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहा था और हुआन का मुंह गोल्फ बॉल के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इधर लाओ ने उसे इंजर्ड कर दिया था और फिर वो याओ की तरफ घूमा। उसने याओ से कहा, तो तुमने देख लिया ना कि गुस्सा होने पर क्या होता है, अब कोऑपरेट करो। फिर उसने एक आदमी की फोटो दिखाई और फिर वो पूछता है, इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? तब याओ ने बोला, मुझे कुछ नहीं पता इस आदमी के बारे में, मुझे छोड़ दो। पर लाओ को शक था कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि पहले जिन एक बड़े पावर के अगेंस्ट किया था। अब लाओ याओ को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसका बटलर उसे रोक देता है। रुको सर। बटलर कहता है, सर हो सकता है कि इसे जिन के बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन जिन उसके बारे में सब कुछ जानता है और अगर उसे वाकई याओ की परवाह होती तो अब तक वो उसे बचाने आ गया होता। लाओ गुस्से से कहता है, मैंने उसके लिए बहुत सारे पावरफुल मार्शल आर्ट्स के उस्ताद बुलाए हैं, वो पक्का आएगा। बटलर ठंडे दिमाग से कहता है, हम नहीं जानते ना कि जिन कितना पावरफुल है, शायद हमारे फाइटर्स उसे हरा ही ना पाए और अगर हमने याओ को मार दिया तो जिन गुस्से और दुख से पागल हो जाएगा, तब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तब बटलर समझाता है कि याओ को जिंदा रखना ही समझदारी होगी। लाओ इस बात से सहमत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बटलर याओ का मुंह बंद कर देता है और कहता है, थोड़ा शांत रहो, अगली बार मैं लाओ को नहीं रोक पाऊंगा और फिर किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? दूसरी तरफ जिन वांग को लाओ की कहानी सुना रहा होता है। दरअसल लाओ एक बड़े और बहुत ही ताकतवर खानदान से था जिससे कोई भी लड़ना नहीं चाहता था, पर एक दिन उसकी टक्कर जिन से हो गई जिसने उसकी 2 उंगलियां काट दी और सबके सामने उसे जलील किया। अब लाओ का परिवार पहले जिन से बदला लेना चाहता था, पर जब वो नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया। बस तब से लाओ ने ठान लिया कि वो बदला लेगा। ये वही जिन था जिसने एक बार याओ की किडनैपिंग रोक दी थी जब वो स्कूल में थी और हुआन ने इस बात का फायदा उठाकर लाओ को वांग के खिलाफ भड़काया, पर वांग समझ गया था कि ये सब एक चाल है। फिर जिन कहता है कि उसने टाइम पे साइड छोड़ दी क्योंकि वो याओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने साथ ही ये भी कहा कि हुआन की सजा उसे मिल चुकी है। अब वांग उसकी बात सुन के कहता है, जो भी हो मुझे याओ को बचाना ही होगा, मैंने उससे वादा किया था, मैं उसको बचा कर ही रहूंगा। वो जिन को कहता है कि वो पुलिस को कॉल करके लीगल काम संभाले और इसके बाद वो खुद रेस्क्यू मिशन के लिए निकल पड़ता है। वांग बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जहां याओ को रखा गया था। उसका मैजिक जेमस्टोन उसे रास्ता दिखाता है और अंदर लाओ बटलर से पूछता है, तुम्हें लगता है कि हम जिन को हरा नहीं सकते? बटलर कहता है, पक्का नहीं कह सकता सर, शायद वो भी बिना चोट के ना निकले। तभी एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर हंसी उड़ाता है और कहता है, मैं यहाँ जिन को मारने आया हूँ।
क्योंकि मेरा उससे पुराना बदला है और कुछ नहीं। लाओ को ये सुनकर मजा आता है, उसे चाहिए भी ऐसे ही फाइटर्स जो उसके सबसे बड़े दुश्मन से लड़ सके। तभी वांग बिल्डिंग में एंटर करता है और उसका क्यूब उसे वार्निंग देता है, अंदर डेंजरस लोग हैं। वांग पूछता है, जेमस्टोन्स रेडी है ना? क्यूब कहता है 30 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, पर अंदर खतरा है दोस्त। अब वांग अंदर बढ़ता है पर कुछ लोग उसे देख लेते हैं। एक लॉक वाले गेट के पास एक तगड़ा आदमी आता है और कहता है, कोशिश मत कर, इस लॉक पे स्पेशल स्पेल लगा है। क्यूब चेक करके बताता है, अरे उसकी पावर लेवल 52 है और तुम्हारी 50। वांग जानता है कि उसे हराना मुश्किल है, पर फिर भी वो कॉन्फिडेंटली कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड ऊपर है, मुझे जाने दो प्लीज। तब जिम ब्रो कहता है, आजा ना, दिखा क्या कर सकता है। तब ऊपर लाओ याओ को टीवी स्क्रीन दिखाता है जहां वांग और जिम ब्रो की फाइट लाइव चल रही होती है। याओ ये देखकर डर जाती है। तभी लड़ाई शुरू होती है। वांग उसके अटैक से बचता है, पर फिर जिम ब्रो उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर फेंक देता है। अब वांग समझ जाता है कि उसे दिमाग से काम लेना होगा। वो जिम ब्रो को गुस्सा दिलाता है और फिर उसे एक पावरफुल किक मारकर कंफ्यूज कर देता है। फिर अचानक वो अपने मैजिक रूम से एक बड़ा सा हथौड़ा निकालता है और बोलता है, वेरी दिस यू फ्लिथी कैजुअल। ये कह के वो एक जोर का वार करता है। अब जिम ब्रो एक ही हिट में बेहोश हो जाता है और चाबी गिर जाती है। वांग खुश होकर चाबी उठाता है और गेट के अंदर चला जाता है, पर तभी क्यूब वार्निंग देता है, अटैक आ रहा है, अटैक। वांग चाकू से बच जाता है, लेकिन तभी एक और बंदा उसे लात मार देता है। अब वांग स्टेयर से लटक जाता है। तब चाकू वाला आदमी कहता है, देख तू कमजोर है, पहले वाले को कैसे हरा दिया मुझे नहीं पता। फिर कहता है, तू ऊपर मिल, अभी नहीं मारूंगा, तुझे बाद में देखूंगा। तब क्यूब कहता है, अरे उसका पावर लेवल 75 था, 75। ये देखकर वांग चौंक जाता है। वो उसके पीछे दौड़ता है और कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जहां वांग जा रहा था वहां एक असासियन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो चुपके से उसे देख रहा था और अचानक एक सरप्राइज अटैक कर देता है। वांग ने मुश्किल से उस अटैक को डॉज किया, लेकिन वो असासियन बार बार उस पर चाकू से तेज अटैक करता रहा। फिर उसने एक चाकू वांग की तरफ फेंका, लेकिन वो चूक गया। पर उसके पास एक स्पेशल पावर थी, उसने चाकू को हवा में वापस बुला लिया। अब वांग ने वो भी डॉज कर लिया और उसको दो तेज तरार लात मार दी, जिससे असासियन थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। वांग ने फेक याउन किया, जिससे कि ये लड़का उसके लायक ही ना हो। ये देखकर असासियन और ज्यादा गुस्सा हो गया। अचानक वो फिर से गायब हो गया और शैडोज में छिप गया। उसे पूरा यकीन था कि वांग उसे हरा नहीं सकता, क्योंकि वो बचपन से एक डेंजरस एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग ले रहा था और तो और उसे एकदम अंधेरे में रहने की आदत थी। वो किसी भी आवाज से उसकी लोकेशन पकड़ सकता था। उसे लगा कि वांग कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसे देख ही नहीं सकता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वांग के पास भी सुपर सेंसिबिलिटी है। जब असासियन चुपके से वांग के पीछे अटैक करने आया, तभी वांग ने उसे एक जोर का थप्पड़ दे मारा। अब असासियन फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर उसने अपनी स्पीड का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया, लेकिन वांग ने उसके प्लान को समझ लिया और एकदम से एक बेसबॉल बैट समन करके दोनों बॉल्स पे एक साथ एकदम धुरंधर शॉट मारा, जिससे कि असासियन वहीं पर धराशाही हो गया। अब वांग अगले फ्लोर पे गया, जहां एक बूढ़ा आदमी उसका इंतजार कर रहा था। उस बूढ़े आदमी ने उसकी तारीफ करते हुए एक लॉन्ग कट सीन स्टार्ट कर दिया, लेकिन वांग ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और सीधा बैट से उस पर फुल पावर से वार कर दिया। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने बैट को ब्लॉक कर दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे पटक दिया। लेकिन जब उसने देखा कि वांग अभी भी होश में है, तो उसने और ज्यादा सीरियस होने का डिसीजन लिया। तभी क्यूब ने बताया कि सिर्फ 1 मिनट बाकी है जेम्स कंप्लीट होने में। वांग ने सोचा कि वो 1 मिनट तक संभाल लेगा, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उसे स्ट्रॉन्ग चौक होल्ड में ले लिया। अब वांग ने अपनी स्टोरेज से एक छुरी निकाली उस पर वार करने के लिए, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उसे भी रोक लिया। तो वांग ने छुरी टेलीपोर्ट करके दूसरे हाथ में ले ली, उसे चोट पहुंचाई और चोक होल्ड से निकल गया। फिर उसने बूढ़े आदमी को पंच मारा, लेकिन सिर्फ उसका अपना हाथ दर्द हुआ। वांग, तुम्हारे पास ज्यादा ताकत नहीं है। फिर उसने फ्लोर में एक बड़ा होल मार के पंच किया और वांग पर कंटिन्यूस अटैक करने लगा। अब वांग बार बार गिरता रहा। वो कुछ भी करे कुछ असर नहीं हो रहा था, लेकिन वांग ने कहा, मैं याओ को जरूर बचाऊंगा। अब उस बूढ़े आदमी ने उसका हाथ तोड़ दिया और उसे पिलर से लगाकर एक जबरदस्त पंच मारा, जिससे वांग बेहोश हो गया। अब वांग जमीन पे पड़ा था। तभी क्यूब ने बताया कि जेम्स मर्ज हो चुके हैं और उसकी स्टैट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वांग ने वो एनर्जी महसूस की और उठ के खड़ा हो गया। उसने बोला, अब वार्म अप खत्म हो गया, अब होगी असली फाइट। जिससे बूढ़ा आदमी थोड़ा सा इम्प्रेस्ड हुआ और फिर उसने अटैक किया। लेकिन अब वांग और भी फास्ट और पावरफुल हो गया था। उसने बूढ़े आदमी की तरफ कुछ तेज पंचेस मारे, जिसे वो अवॉइड नहीं कर पाया। अब जैसे ही वांग उसे खत्म करने जा रहा था,
उसकी स्किन क्रैक होने लगी, उसकी एनर्जी बाहर आ रही थी। ये देखकर वांग पैनिक हो गया, ये क्या हो रहा है? तब क्यूब ने बताया कि लेवल अप के बाद टॉक्सिन्स बॉडी से निकल रहे हैं। वांग ने कहा, भाई अभी टाइमिंग गलत है, लेकिन बूढ़े आदमी ने इसे मौका समझा और फिर से हमला किया। लेकिन अब वांग बहुत आगे था, उसने बहुत ही आसानी से उसका अटैक ब्लॉक किया और एक पावरफुल पंच दे मारा। बूढ़ा आदमी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो हार रहा है। वांग ने उसके फेस पर पंच मारा और उसे वॉल से टकरा दिया। ये देखकर बूढ़ा आदमी पूरी तरह से डिफीट हो गया और फिर वांग अगले फ्लोर पे चला गया। ऊपर से याओ और लाओ सब कुछ देख रहे थे। ये देखकर याओ को थोड़ा सा हौसला आया, लेकिन लाओ गुस्से में था कि उसके 3 फाइटर्स एक नुबड़े से हार गए। बटलर ने कहा कि काम डाउन, अब के फाइटर्स जो हैं वो प्रोफेशनल है और एक लड़की मार्शल आर्ट एसोसिएशन से आई है। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट है, अगर वो निकाल दिया गया तो वो सबके लिए डेंजर हो जाएगी, इसीलिए हमें भी बिल्डिंग छोड़ देनी चाहिए। अब वांग थोड़ा थका हुआ था, उसके शरीर पे फाइट्स का असर दिख रहा था, लेकिन दर्द के बाद भी वो आगे बढ़ता रहा। अब क्यूब ने कहा कि उसकी इमोशनल स्टेट अनस्टेबल है, उसे शांत होना चाहिए। लेकिन वांग ने कहा, अरे याओ डेंजर में है, मैं शांत कैसे रहूं? इसके बाद वो टॉप फ्लोर पे पहुंचा। दरवाजा खोला तो 2 मार्शल आर्टिस्ट उसका इंतजार कर रहे थे। लड़की का नाम कीवी था। वो बड़ी खुशी से उसका वेलकम करती है। वेलकम। उसने एक स्पेशल थर्मामीटर निकाला और वांग की तरफ भागी। अब वांग कंफ्यूज था, लेकिन उसने उसे अपने पास आने दिया। थर्मामीटर ने दिखाया कि वांग के पास कोई सुपरनैचुरल एबिलिटी नहीं थी। अब कीवी हैरान थी कि ये बंदा सुपर ह्यूमन नहीं है, पर फिर भी सबको हरा रहा है। उसका पार्टनर स्टोन ने बोला, ये कल्टीवेटर भी नहीं है, ना इंटरनल एनर्जी, ना मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग, शायद बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक यूज कर रहा है। अब कीवी खुश हो गई, उसे लगा कि वो वांग का पावर एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इधर वांग कुछ भी समझ नहीं पाया। तभी कीवी को अचानक अपनी माँ की याद आई और उसने अपने मैनर्स याद किए। उसने वांग से हैंडशेक किया और फिर उसके मुंह पे एक जोर का पंच मार दिया। अब वांग को गुस्सा आ गया, उसने अपर कट मारकर रिप्लाई दिया, लेकिन उस लड़की को तो काफी मजा आया क्योंकि वो एक पिवट निकली। उसने वांग की पंच की एनर्जी एब्जॉर्ब की और ब्लश करने लगी। अब वांग ने उसका हाथ छोड़ा, लेकिन वो चाहती थी कि वो हाथ पकड़े रहे। उसने फिर से अटैक किया। वांग ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे फुल स्ट्रेंथ से किक मारा। अब स्टोन ने वांग से कहा, अब फाइनल वर्ड्स बोल दे, अब तू नहीं बचेगा। फिर उस लड़की ने वांग को किक मार के पिलर से टकरा दिया और वांग थोड़ा सा डाइजी हो गया। अब टाइम आ गया है असली इक्वल राइट्स दिखाने का। इस लड़की की तो मैं। वांग ने उसे पूरी ताकत से पंच मारा, लेकिन उस लड़की को तो मजा आया। उसने और अटैक्स किए और बोला, हार्डर डैडी। अब स्टोन भी टेंशन में आ गया क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट खराब लग रही थी। फिर उस लड़की की डार्क एनर्जी बाहर आने लगी, लेकिन जैसे ही वो कुछ करने जा रही थी तो स्टोन ने उसे रोका, पर कीवी नहीं मानी। उसके हाथ क्लॉज बन गए और उसने कहा कि मैं वैंग का पावर लेकर स्ट्रॉन्ग बनूंगी, तभी मैं और स्टोन आजाद हो पाएंगे। उसने वैंग पे अटैक किया, उसका खून तक चाट लिया। अब वांग ने उसे दूर धक्का दिया और एक मेटल पोल सम्मन किया, लेकिन वो लड़की और भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। उसने वांग को वॉल पे ढकेल दिया। अब वांग ने फैसला किया कि वो फुल फोकस के साथ फाइट करेगा। अब उस लड़की ने फिर से अटैक किया, जो कि गले के पास से बच गया। अब इधर वांग ने काउंटर का वेट किया, लेकिन उस लड़की ने उसकी किक डॉज करके ऊपर से जंप मारा। वांग ने बहुत ही मुश्किल से बचाव किया और पोल से अटैक किया, लेकिन कीवी अब बहुत फास्ट हो चुकी थी। तभी उसका डार्क वुल्फ फॉर्म एक्टिवेट हो गया और स्टोन ने देखा कि सिचुएशन अब डेंजरस हो रही है। उसने एक पिन उसके प्रेशर पॉइंट पे मारा और वो लड़की वहीं पर बेहोश हो गई। अब वांग पूरी तरह से शॉक में था। उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी इमेजिनेशन से भी बाहर था। अब वांग ने उस लड़की की बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी से नुकसान ना हो, इसीलिए उसके और प्रेशर पॉइंट्स को बंद कर दिया। अब वांग को लगता है कि अगर उन दोनों से उसे एक साथ लड़ना पड़ गया तो वो जरूर हार जाएगा, इसीलिए वो चांस देखकर भागने की सोचता है। लेकिन स्टोन उसे भागते हुए देख लेता है और उसकी तरफ हवा का जोर का झटका भेजता है, जो उसे पीछे गिरा देता है। वांग हैरान होता है क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं, बल्कि उसे किसने मारा वो समझ भी नहीं पाया। लेकिन स्टोन का खुद का मन भी परेशान है क्योंकि उस लड़की का पावर लेवल अभी जस्ट बढ़ा है और उसे तुरंत मेडिकल मदद चाहिए। अब स्टोन फैसला करता है कि जल्दी से फाइट खत्म करनी है और एक विंग ब्लेड वांग की तरफ भेजता है, लेकिन वांग का क्यूब उस अटैक के डायरेक्शन के बारे में उसे बता देता है, जिससे कि वांग बच जाता है। अब स्टोन हैरान हो जाता है कि वांग ने उसका इनविजिबल अटैक कैसे डॉज कर लिया। तभी अचानक वो लड़की दर्द में चिल्लाने लगती है। स्टोन तुरंत फाइट छोड़ के अपनी पार्टनर को संभालने के लिए जाता है। तुम ठीक तो हो?
तुम ठीक तो हो? और वांग से कहता है कि जाओ अपनी लड़की को बचा लो। अब वांग हैरान होता है उसके बदले हुए बिहेवियर पर। वो उससे पूछता है क्या तू हार मानता है? वो उससे ये भी कहता है हार मानने तो ठीक है, लेकिन पीछे से ना छिप के अटैक मत करना, ठीक है? अब इस बात पर स्टोन गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो फाइट नहीं कर सकता, जबकि उस लड़की की तबीयत खराब है, लेकिन वो ये भी नहीं मान सकता कि वो हारा है, वरना उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसे छोड़ देगी। वांग को ये बात समझ में आ जाती है, तो वो इस मौके का फायदा उठाता है। वो स्टोन को एक कॉर्नर में डाल देता है ताकि वो बाद में उसके पीछे ना आए। अब वांग कहता है देख, अगर तू हार नहीं मानता तो हमारी फाइट अभी भी चल रही होती। अब स्टोन समझ जाता है कि वांग इतनी आसानी से नहीं जाने वाला, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल मिलियन कॉइन निकालता है और उस पर एक ब्लड ऑथ लेता है। वो कहता है ये कल्टीवेटर का सबसे बड़ा प्रॉमिस होता है, अगर मैंने वांग के साथ किया हुआ वादा तोड़ा तो मैं मिट्टी बन जाऊंगा। अब वांग इस पूरे सीन को अपने फोन में रिकॉर्ड करता है और स्टोन से कॉइन ले लेता है। वो कहता है मैं तेरे जैसे ईमानदार आदमी पर भरोसा करता हूँ। फिर थोड़ा मजाक में कहता है अगली बार तमीज में रहना। स्टोन ये सुनकर फिर से गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वांग वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद स्टोन अपने ग्रुप के तीसरे मेंबर को कांटेक्ट करता है और कहता है कि हमें बेस पर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि कीवी की तबीयत ठीक नहीं है। अब लड़की उससे डिटेल्स पूछती है, लेकिन किसी ने उसके पीछे से अटैक कर दिया और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मूशिन, वो असासियन है जो लाओ ने हायर किया था। अब वो भी फाइट में एंटर करने की सोचता है क्योंकि सब लोग हार चुके थे। अब ये सुनकर लाओ की पैंट गीली होने लगती है और वो अपने बटलर से कंफर्मेशन मांगता है, तो बटलर कहता है कि हाँ सब हार गए हैं और अब उन्हें बिल्डिंग छोड़ देनी चाहिए। लाओ का पैनिक अटैक शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि सबको जिन ने हरा दिया है, लेकिन म्यूशिन के लिए अब ये सब कुछ मैटर नहीं करता। उसे लगता है कि वांग ज्यादा इंटरेस्टिंग ओपोनेंट है, जिन से भी ज्यादा। लाओ उससे पूछता है क्यों? बटलर कहता है कि स्टोन ने वांग के साथ वादा कर लिया है। लाओ ये सुनकर पागल हो जाता है, मैं तुम्हें 10 गुना पैसा दूंगा, पहले वांग को मारो, समझे? लेकिन म्यूशिन पैसे से खरीदने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। उसका पपेट एक फ्लाइंग स्लैश लाओ की तरफ भेजता है, लेकिन बटलर उसे बचा लेता है। वो कहता है कि अब सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी है। तभी वांग याओ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वो हर फ्लोर चेक करता है, हर दरवाजा तोड़ता है। उसे याद आता है कि क्यूब ने बताया था कि 7 दुश्मन बिल्डिंग में हैं, तो अब सिर्फ 2 बचे हैं। इधर उसका मन डर से भरा हुआ है। एक छोटी सी आवाज भी उसे डरा देती है। तब क्यूब कहता है देख बच्चे, एक दुश्मन गायब हो गया है और अब सिर्फ एक ही बचा है। अभी वांग को लगता है कि उसे कोई देख रहा है। जब वो मुड़कर देखता है तो म्यूशिन और उसका पपेट शैन हाई ग्राउंड से उसे देख रहे होते हैं। तब क्यूब बताता है कि दोनों का कंबाइंड कॉम्बैट लेवल 7 है। ये सुनकर वांग को यकीन नहीं होता क्योंकि म्यूशिन और उसका पपेट डार्क ऑरा से भरे हुए लगते हैं। तब क्यूब कहता है कि पपेट में एक एडवांस डिवाइस है, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं। म्यूशिन कहता है कि मुझे कम मत समझना, सिर्फ इसलिए कि मैं पतला हूँ, समझे? फिर वो अपनी पावर अनलीश करता है और वांग को घूमती हुई किक से उड़ा देता है। अब वांग समझने की कोशिश करता है कि भाई साहब हुआ क्या। म्यूशिन तलिस्मैन बनाता है और कहता है तू ब्रूट स्ट्रेंथ से लड़ता है, मैं टेक्निक से। अब वांग कुछ बियर की बोतल्स उठाता है और म्यूशिन पर फेंकता है, लेकिन म्यूशिन उन्हें तलिस्मैन से काट देता है और इस चांस का फायदा उठाकर वांग उस पर अटैक करता है, जिससे म्यूशिन बच जाता है और उसे किक मारता है। वांग लगातार अटैक करता है, लेकिन म्यूशिन ज्यादा स्किल्ड है, इसीलिए वो उसे इजीली पीछे ढकेल देता है। अब वांग उसकी आंखों में मिट्टी डाल देता है, जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है। तब वांग तेजी से अटैक करता है, जिससे म्यूशिन बच तो जाता है, लेकिन उसके शर्ट से एक छोटी सी चमकती हुई बॉटल गिर जाती है। वांग तो उसे रोकने का टाइम नहीं देता। अब म्यूशिन बिल्डिंग के अंदर पार्कर करते हुए भागना चाहता है, लेकिन वांग उसे पंचेस और किक से बिजी रखता है। अब वांग उसकी आई ड्रॉप बोतल तोड़ देता है। म्यूशिन फिर भी हिम्मत रखता है और वांग के सीने पे तलिस्मैन चिपका के उसे दूर फेंक देता है। और फिर अब आता है म्यूशिन अटैक मोड में। वो वांग को एक दीवार के पार फेंक देता है। पपेट तेजी से फ्लैश की तरह घूमता है और वांग पर स्पिरिट एनर्जी बुलेट्स बरसाता है। अब वांग कुछ बुलेट से तो चोट खाता है, लेकिन फिर उन्हें डोज और ब्लॉक करने लगता है। अब वांग उसके हाथ पे थूक के आथू एक जोर का थप्पड़ मार देता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि म्यूशिन सिर्फ एक नॉर्मल इंसान जितना ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसका फुल पावर पंच उसके लिए काफी होना चाहिए था। लेकिन म्यूशिन अभी भी जिंदा होता है। सीरियस चोटों और सिर के बोल्ड स्पॉट के बावजूद भी एक तलिस्मान उसकी बॉडी से टूट जाता है। म्यूशिन कहता है दोस्त, एक पंच से मैं नहीं हारने वाला। अब वो अपनी पूरी ताकत दिखाता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं और उसकी बॉडी से डार्क ऑरा निकलता है। वांग अब समझ पाने का समय नहीं पाता क्योंकि म्यूशिन उसकी तरफ तेजी से दौड़ता है। खच 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 खच।
मूशिन ने तेजी से वांग की तरफ अटैक किया, अपने मूव से उसे पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया और कुछ तलिस्मैन्स वांग के शरीर पर चिपका दिए। फिर उसने ऑलमोस्ट उसे बिल्डिंग के बाहर फेंक दिया और फिर से अपने पपेट के जरिए उस पे स्पिरिट बुलेट्स बरसा दिए। लेकिन वांग किसी तरह से उन सब बुलेट से बच गया और पपेट्स को पकड़ लिया। तब मूशिन ने उसे स्ट्रिंग के जरिए जकड़ लिया और उसे बिल्डिंग के चारों तरफ घूमते हुए एक वॉल में दे मारा। वांग मुश्किल से खड़ा हुआ था, लेकिन मूशिन ने एक और तलिस्मैन एक्टिवेट किया जो वांग के हाथ को इतना भारी बना देता है कि वो हिल भी नहीं सकता। फिर मूशिन ने अपना स्पेशल तलिस्मैन चला दिया और उसे लगा कि अब वो जीत गया है। लेकिन जैसे ही आग बुझती है मूशिन शॉक रह जाता है, क्योंकि हमारे हीरो वांग ने उसका अटैक एक शॉवल से रोक लिया था। इस बार मूशिन फुल पावर में आया और अपने पपेट को भेजा एक जबरदस्त अटैक के लिए। लेकिन वांग इस बार बिल्कुल तैयार था। उसने अपनी पूरी एनर्जी बॉडी में चैनल की और एकदम सही मूवमेंट पे टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके पपेट को शॉवल से उड़ा दिया और उसे तबाह कर दिया। अब मूशिन ये देखकर हैरान में था, लेकिन वांग ने तुरंत उस स्ट्रिंग को पकड़ लिया जो पपेट कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। अब मूशिन सोचता है कि वांग कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तलिस्मैन की वजह से वो अभी भी भारी फील कर रहा है। लेकिन उसकी सोच गलत साबित होती है, क्योंकि वांग उसे खींचकर अपनी तरफ लाता है और फिर एक पैडल बॉल की तरह उसके साथ खेलता है, टक 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 टक, और इसके बाद एक फुल पावर हिट देता है जो स्पिरिचुअल स्ट्रिंग को तोड़ देता है। जिसके बाद मूशिन वॉल से टकराता है और फिर वो नॉर्मल फॉर्म में वापस आता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब वांग के हाथ के तलिस्मैन्स वैनिश हो जाते हैं। जैसे ही फाइट खत्म होती है, वांग के खून निकल रहा होता है। वो याओ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन चल भी नहीं पाता। तभी पपेट से एक बीपिंग साउंड आती है। मूशिन अचानक बिल्डिंग से बाहर जंप करता है और एक तलिस्मैन का यूज करके हवा में उड़ता है। वो चिल्लाता है कि चाहे वांग जीत गया हो, लेकिन आखिर में उसे मरना ही पड़ेगा। वो पपेट में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। ठस्सा हो गया, क्योंकि वांग ने पपेट को स्पेस रूम में डाल दिया था। अब मूशिन पैनिक में आता है और बार बार बॉम्ब एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। अरे चल जा, अरे यार क्या करूं। तब वांग एक व्हील बैरो पर चढ़ के बिल्डिंग से जंप करता है और मूशिन की तरफ अटैक करने जाता है। जिसके बाद मूशिन एक्सप्लोसिव तलिस्मैन्स फेंकता है। वांग उनसे उड़ जाता है और एक क्रेन को पकड़कर अपना बैलेंस बनाने लगता है। आई आई आई, राम 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 राम, गिर ना जाओ। अब मूशिन अब फॉलिंग डेब्रिस को कंट्रोल करता है और उन्हें वांग पे बरसा देता है। फिर से बॉम्ब तलिस्मैन से अटैक करता है, लेकिन वांग धमाके का इस्तेमाल करता है मूशिन की तरफ हाई स्पीड में पहुंचने के लिए। जिसके बाद मूशिन उसे रोकता है, पत्थर गिराता है और एक धमाका करता है। जिसके बाद वांग की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लेकिन तभी उसे याओ की याद आती है, जिससे उसे एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी। उसके बर्निंग फिस्ट अब हथियार बन जाते हैं और वो मूशिन की धुलाई करना शुरू कर देता है। जिसके बाद दोनों जमीन पर गिरते हैं और क्रैश से एक बड़ा क्रैटर बन जाते हैं। लेकिन क्यूब वांग को स्पेस रूम में खींच लाता है ताकि उसकी जान बच जाए। स्पेस रूम से बाहर निकलते ही वांग जला हुआ और खून से लथपथ होता है। वो याओ का नाम ले रहा होता है। फिर धीरे धीरे बारिश होने लगी, जिसके बाद वो होश में आया और सिर्फ याओ का नाम लेने लगा। वो तुरंत याओ को ढूंढने लगता है। पहले उसे एक छोटा गैंगस्टर मिलता है, हुआन, जो लियाओ के साथ था। दरअसल वो एक कोने में रो रहा होता है। वांग गुस्से में उसे याओ के बारे में पूछता है और वो एक रूम की तरफ इशारा करता है। वांग वहां पहुंचता है और देखता है कि याओ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो उसे खोलता है तो याओ बताती है कि उसके चेयर के नीचे एक बॉम्ब है जो उसके उठते ही धमाका करेगा। याओ कहती है कि वांग पहले खुद को बचाए, लेकिन वांग बोलता है, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं, आज तो मैं इससे भी बड़े ब्लास्ट से बचा हूँ। वो बॉम्ब को चेयर से निकालता है, लेकिन तभी लाओ डोर लॉक कर देता है। वो बताता है कि इस रूम से कोई भी टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। तभी क्यूब वांग को बताता है कि टेलीपोर्टेशन काम नहीं करेगा, लेकिन वायर कट करने का सही ऑर्डर देता है और ऑर्डर मिलते ही वो बॉम्ब्स के वायर कट करता है और उसे स्पेस रूम में फेंक देता है। जिसके बाद याओ उसे गले लगा लेती है और वांग उसे अश्योरेंस देता है कि अब वो बिल्कुल सेफ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही स्पेस रूम के अंदर धमाका होता है तो वांग की बॉडी फ्रीज हो जाती है, जिसे देखकर याओ घबरा जाती है। लेकिन वांग को समझ आता है कि बॉम्ब ने पपेट के अंदर के जेमस्टोन्स
बॉम्ब्स को भी एक्सप्लोड कर दिया, जिसकी वजह से स्पेस रूम में एक होल हो गया, एक बहुत ही बड़ा छेद। अब वो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। अब लाओ फ्रस्ट्रेटेड होता है, इस बॉम्ब ने काम नहीं किया, इसीलिए वो खुद अंदर आता है याओ को शूट करने के लिए। लेकिन तभी उसका बटलर आता है और बताता है कि जिन आ गया है। अब ये सुनकर लाओ और उसका बटलर तुरंत भाग जाते हैं। जिन रूफ टॉप पे लैंड करता है, कॉन्क्रीट से फेस करके अंदर घुसता है और तब तक याओ अनकॉन्शियस हो जाती है और वांग के ऊपर गिर जाती है। वांग उठता है और सोचता है कि क्या उसके पास याओ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए टाइम है। तभी जिन एंटर करता है और कहता है कि हॉस्पिटल वाले उसे नहीं बचा सकते, लेकिन वो कर सकता है। वो याओ को वांग से डोर टेलीपोर्ट कर देता है। अब वांग चिल्लाता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो याओ को बचा कर रहेगा, लेकिन जिन बोलता है कि तुम तो खुद को भी नहीं बचा सकते, उसे क्या बचाओगे। फिर वो खिड़की से छलांग मार देता है। अब वांग खिड़की के पास जाकर याओ का नाम चिल्लाता है, याओ। एक छोटी झलक देखते हैं जिन के डोमेन एक्सपेंशन की। जिन बोलता है, तुम याओ या फिर सुपरमैन दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन वो जानता है और वो अपना काम पूरा का पूरा करेगा। अब वांग बिल्कुल टूट चुका होता है। वो छुप कर याओ के पेरेंट्स को देखता है, अपनी कमजोरी को कोसता है कि वो अपनी लड़की को नहीं बचा पाए। उसे समझ नहीं आता कि अब वो कहां से तलाश शुरू करे। तभी एक कार उसके पास रुकती है और एक औरत उसका नाम लेकर बुलाती है। वो उससे कहती है कि उसके पास लाओ का पता है। वांग तुरंत मुड़ जाता है और पूछता है, कहाँ है वो हरामी। औरत कहती है कि पहले उसके कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। वो उसे कैफे में ले जाती है, खुद कॉफी पीती है, जबकि वांग उसे घूर रहा होता है। अब वांग फिर से पूछता है कि लाओ है कहाँ, तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है सुपर ह्यूमंस और कल्टीवेटर जैसे लोग इंसानों के बीच छुप के कैसे रहते हैं। वांग कहता है कि शायद वो भेस बना कर रहते हैं। औरत उसकी बात पर हंसकर कहती है वो लोग भेस में नहीं, बल्कि कुछ लोग स्पेशली अपॉइंटेड होते हैं जो उनके बनाए मेस को साफ करते हैं, समझे। तब मुंह ने वांग के सामने कॉफी टेबल पर बैठते ही उसे गुस्से से देखा और कहा कि कम से कम उसे इतना तो दिखावा करना चाहिए कि वो उसकी फिक्र करता है, क्योंकि अब तक वही उसे बचा रही थी, वरना वो जिंदा ना होता। वांग ने इस बात पर सिर्फ कॉफी का एक सिप लिया और हल्का सा मुस्कुराकर उससे पूछा, जो 3 आदमी इस टेबल के पीछे बैठे हैं, जो किसी भी वक्त मुझे गोली मारने को तैयार हैं, क्या वो भी तुम्हारी सुरक्षा सेवा का हिस्सा है। ये सुनकर वो 3 आदमी चौंक गए, क्योंकि उनकी छुपी हुई पोजीशन अब पता लग गई थी। मुंह भी हैरान थी कि वांग ने उन्हें कैसे पकड़ लिया। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और साथ के साथ उन 3 साथियों ने भी अपनी बंदूकें निकाल ली, लेकिन वांग बिल्कुल शांत था, बिल्कुल शांत। उसने कहा, देखो यार, अगर तुम लोग शांति से बैठ जाओ तो हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। मुंह ने इस बात को सीरियसली लिया और अपने लोगों को सिग्नल दिया कि वो पीछे हट जाए। अब इसी दौरान वांग ने अपनी स्पेशल सेंस का इस्तेमाल करके मुंह के आईडी कार्ड से उसका नाम पढ़ लिया। उसने ये जाना कि उसका नाम मुंह है और वो सुपर ह्यूमन मैनेजमेंट ब्यूरो में एक टास्क फोर्स लीडर है। वांग ने उससे पूछा कि वो पीछे से उसकी मदद क्यों कर रही है, उसका असली मकसद क्या है। तब म्यू ने बहुत ही कॉन्फिडेंट से कहा कि देखो, जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ तो करना चाहिए। वांग ने उससे पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊं, जैसे ये तुम्हारे कमजोर साथी है। उसने मजाक में कहा कि तुम्हारे साथी तो सी रैंक से भी नीचे हैं, मुझे इन लूजर के साथ कंपेयर बिल्कुल मत करो। फिर उनमें से एक आदमी बोला, मैम, वांग बी रैंक का एक सुपर ह्यूमन है, लेकिन म्यू को रैंक से फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि अगर वांग को लाओ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे 3 मिशंस कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब वांग ने सीधा जवाब दिया, देखो, मैं सिर्फ एक मिशन करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे जिन की भी जानकारी चाहिए। अब म्यू ने बिना किसी झगड़े के इस कंडीशन को मान लिया, जो वांग के लिए बिल्कुल शॉकिंग था। अब उसने मिशन की पूरी डिटेल्स भेज दी और बताया कि काम सिर्फ 1 दिन का है, पेमेंट भी अच्छी मिलेगी। लेकिन वांग ने पूछा, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? अब ये सुनकर मुंह थोड़ा सा नाराज होकर बोली, अभी हमने इतनी शानदार बातचीत की है, क्या ये काफी नहीं है? ये कहकर मुंह वहाँ से चली गई और वांग मन ही मन सोचने लगा कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था, क्योंकि उसे लाओ और जिन की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। उसने सोचा कि वो म्यू को इस्तेमाल करके किसी न किसी तरीके से ब्यूरो के अंदर घुस पाएगा। अब इधर दूसरी तरफ म्यू की कार सिग्नल पर रुकती है। जब उसका ड्राइवर पूछता है,
मैडम, आपने खतरनाक आदमी वांग के साथ डील क्यों की है? ये तो कंपनी के नियम के खिलाफ है ना? म्यू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बड़े फायदे बड़े जोखिम के साथ आते हैं ड्राइवर, तुम नहीं समझोगे। उसने कहा कि वो अपनी नौकरी में फंसे रहना नहीं चाहती। वांग उसका शॉर्टकट है ब्यूरो में ऊपर जाने का। उसे लगता था कि वांग में पोटेंशियल है और उसके जरिए वो अपने फायदे का काम निकलवा सकती है। लेकिन म्यू को ये नहीं पता था कि वांग ने अपना छोटा क्यूब उसकी कार के ऊपर रख दिया था और उसकी हर बात सुन रहा है। अब वो गुस्से में दांत पीस रहा था जब उसने सुना कि म्यू उसे बस डी लेवल की इंफॉर्मेशन देगी, क्योंकि उसे लगता है कि वांग एक बेवकूफ है, बेवकूफ। अब वांग ने सोचा, अब दिखाता हूँ कौन असली इडियट है। अगले दिन वांग एक जंगल के बीचों बीच बनी एक शानदार हवेली पहुंचा। ये वही जगह थी जो म्यू ने उसके असेसमेंट के लिए भेजी थी। वहाँ पर और भी फाइटर्स मौजूद थे। अचानक एक आदमी माइक लेकर आया, देखो ये सब लोग एक क्लाइंट के लिए बॉडीगार्ड बनने के लिए सिलेक्ट किए जा रहे हैं, समझ गए ना? उसने बताया कि सिलेक्शन के लिए सबको 3 गुणों में पास होना पड़ेगा, अवेयरनेस, रिस्पॉन्स और स्ट्रेंथ। अब पहले टेस्ट के लिए सबको इन हाउस कसिनो में भेज दिया गया। इसके बाद हर पार्टिसिपेंट्स को 5 कॉइन्स दिए गए और रूल ये था कि बिना किसी से लड़ाई या चोरी किए 10 चिप्स इकट्ठे करने हैं। अब ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि मशीन रिग्ड होगी, इसीलिए कार्ड गेम खेलेंगे, लेकिन वो हार गए। वांग अपना गेम ढूंढने निकला, तभी एक अनोइंग आदमी आया और ज्ञान देने लगा, देखो बच्चों, परम पिता ही परमात्मा है। अब वांग उसे अवॉइड करता है। फिर उसने एक औरत को देखा जो कप्स के नीचे कॉइन्स छुपाने वाला क्लासिक गेम खेल रही थी। वांग ने उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन वही अनोइंग आदमी फिर से आ गया। जब उसकी बकवास से वांग इम्प्रेस नहीं हुआ तो उसने वांग को गेम में चैलेंज कर दिया। अब फिर वांग ने अपनी सुपर सेंस का इस्तेमाल किया और समझ गया कि कॉइन लेफ्ट कप में नहीं बल्कि औरत के हाथ में छुपा है। अब जब वांग ने उसे दोनों हाथ दिखाने को कहा तो उसने मान लिया कि कॉइन उसके पास ही था। बस फिर वांग जीत गया। इधर बाकी सब लोग कंफ्यूज थे। टेस्ट के कई राउंड्स के बाद 5 लोग फाइनल मिशन के लिए सिलेक्ट हुए, जिसमें वांग भी शामिल था। उन्हें एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाया गया जहां उनका क्लाइंट मिस्टर पायो, एक गोलू सा आदमी बग्स बनी जैसे दांतों के साथ एंटर हुआ। उसने सबसे कहा कि उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए कि वो उसके बॉडीगार्ड्स बन रहे हैं। अब मैनेजर ने अनाउंस किया कि उनके अकाउंट में 3 मिलियन युआन का एडवांस ट्रांसफर हो गया है और मिशन के बाद रिमेनिंग पेमेंट मिलेगी। वांग सीधा अपनी सीट पे उछल गया। उसने मैनेजर से दोबारा अमाउंट कंफर्म करने को कहा। मैनेजर ने बहुत ही धीरे बोला, हाँ 3 मिलियन युआन, तुम्हारी एजेंट म्यू ने ऑलरेडी एडवांस ले लिया है। ये सुनकर वांग के तो होश ही उड़ गए। उसने अपने आप से कहा, मुझे तो सिर्फ 50,000 बोलकर ये मिशन दिया गया था, मैं तो अच्छी तरह ठगा गया हूँ। इसके बाद मैनेजर वांग की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और सबको बोलता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्टी शुरू होने में अब सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। थोड़ी ही देर बाद सभी बॉडीगार्ड्स को एक जगह ले जाया जाता है और असिस्टेंट्स उन्हें जरूरी जानकारी देते हैं। वांग, जिसे एक लड़की ड्राइव कर रही होती है, जो उसे बताती है कि उनके बॉस का असली मकसद एक ऑक्शन में हिस्सा लेना है जो पार्टी के दौरान होगा और उसका लक्ष्य है एक पुराने जमाने का मास्क खरीदना। वांग फाइल पढ़ता रहता है जब वो लड़की उससे बातें करती है। अचानक उसकी नजर एक अजीबो गरीब क्रिस्टल क्यूब के फोटो पर पड़ती है। उसने वो फोटो उस लड़की को दिखाया। लड़की कहती है, हाँ यही तो है, इसे ऑब्सिडियन एसेंस कहते हैं और ये ऑक्शन का एक मेन हाईलाइट है, समझे? अब ये नाम सुनते ही वांग को वो पल याद आता है जब एक धमाके के वक्त बेहोश होने से पहले उस क्यूब ने उसके कान में ऑब्सिडियन नाम कहा था। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यही वही क्यूब है जिसका जिक्र क्यूब ने किया था। अब ये समझने के बाद वांग की ऑक्शन में रुचि और बढ़ जाती है। तभी अचानक उसके सर में तेज से दर्द होने लगता है, लेकिन वो असिस्टेंट से कहता है कि कुछ खास नहीं है। वो फाइल पढ़ने का नाटक करता है, लेकिन मन में सोचता है कि चाहे म्यू ने उसके साथ धोखा किया हो, लेकिन इस पार्टी में उसके लिए कई सारी जरूरी चीजें हैं। जल्द ही गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंचती है और वांग और बाकी बॉडीगार्ड्स एक बड़े से हवेली में एंटर करते हैं। वहां उन्हें कई सारे अमीर लोग मिलते हैं जो शराब पी रहे होते हैं और बातें करने में व्यस्त होते हैं, लेकिन पार्टी का माहौल काफी उदास और अंधेरे से भरा होता है। तभी लाइट्स ऑन होती है, ढिशक्या, और पार्टी का होस्ट सबको अनाउंस करता है कि अब असली मजा शुरू होने वाला है। वो तुरंत एक मजेदार खेल शुरू करता है। वो एक बटन दबाता है और अचानक से जमीन का फर्श खुल जाता है, जिसके बाद नीचे एक बड़ा सा मगरमच्छ दिखाई देता है। कुछ मेहमान तो उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन होस्ट कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सबकी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। वो खुद उस ओपनिंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बताता है कि ये बुलेट प्रूफ ग्लास है, तो मगरमच्छ कितना भी उछल ले यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अब ये सुनकर मेहमानों ने चैन की सांस ली, लेकिन एक गुस्सैल सा नौजवान होस्ट
से कहता है पार्टी का पेस बहुत फास्ट है, कुछ छोटी चीज से शुरू करना चाहिए था। होस्ट हंसी में जवाब देता है ये पार्टी किसी भी सेलिब्रिटी से ज्यादा धमाकेदार होने वाली है दोस्त, इसीलिए ये फुल पावर में चलेगी। फिर वो खेल के रूल्स बताता है। वो मगरमच्छ के गले में बांधी गोल्डन घंटी दिखाता है और कहता है कि जो उस घंटी को लेकर आएगा वही जीतेगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ हाथ के हथियार का इस्तेमाल करना ही अलाउड है और बिना घंटी लाए कोई भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। वांग ये सुनकर घबरा जाता है। उसे समझ आता है कि ये काम बॉडीगार्ड का नहीं है, ये तो कुछ अमीर लोगों के लिए ग्लैडिएटर बनने का ट्रैप था। लेकिन होस्ट एक अच्छा इनाम भी अनाउंस करता है, जो भी जीतेगा वो सोने की ईंटों का ढेर पाएगा। एक आदमी पैसा देखकर लालच में आकर पहले वॉलंटियर बन जाता है। उसके पास बस एक बर्छी और ढाल होती है। वो चुपचाप मगरमच्छ की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक चिल्लाता हुआ उस पर चार्ज करता है। लेकिन मगरमच्छ तो मगरमच्छ है, वो उसे जिंदा ही चबा जाता है। अब सब मेहमान उसे देखकर डिस्गस्ट कहते हैं, अरे यार इतना घमंड किस बात का था जब लड़ना ही नहीं आता। लेकिन वांग समझाता है कि वो आदमी कमजोर नहीं था, कुछ तो गड़बड़ है। तब होस्ट खुद बताता है, देखो ये मगरमच्छ नॉर्मल जानवर नहीं है, बल्कि एक जेनेटिकली मॉडिफाई है, यानी कि लैब में बनाया गया क्रिएचर है जिसमें ज्यादा ताकत और स्पीड है। अब वो इनाम और बढ़ा देता है, लेकिन अब कोई वॉलंटियर नहीं करता। तभी एक अमीर आदमी अपने बॉडीगार्ड को जाने का हुक्म देता है। वो बॉडीगार्ड बिना कुछ बोले केज में उतर जाता है, हाथ में कई सारी बर्छियां लेकर। अब वांग ताजुब करता है कि लोग इतने अंधे और लालची कैसे हो सकते हैं, ये तो क्लियरली अनबीटेबल है। अरे यार इसे तो साफ साफ हराया ही नहीं जा सकता। तभी एक और बॉडीगार्ड वांग से पूछता है कि क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट ढंग से पढ़ा भी था, क्योंकि उसमें लिखा था कि अगर कोई वॉलंटियर नहीं करेगा तो किसी को रैंडम पिक करके भेजा जाएगा। वांग ये सुनकर और घबरा जाता है और कहता है यार ये तो धोखा है। तब वो आदमी कहता है, भाई एक दिन में 3 मिलियन युआन में सेफ जॉब थोड़ी मिलेगी। ये सुनकर वांग का दिल डूब जाता है कि उसे तो सिर्फ 50,000 मिल रहे हैं। यार कुछ भी नहीं है ये तो यार 3 बिलियन युआन में से। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो बैल्कनी पर खड़ा होता है। वो काफी खतरनाक लगता है। उसके साथी उसे बताते हैं कि वो रुद्र कमेटी का मेंबर है जो पार्टी में कानून और डिसिप्लिन बनाए रखता है। तब वांग फिर से केज की तरफ देखता है जहाँ वो बॉडीगार्ड मगरमच्छ पर कई बर्छियां मारता है। वो स्पीड और हाई ग्राउंड का इस्तेमाल करता है, लेकिन वांग समझ जाता है कि मगरमच्छ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद वो आदमी आखिरी छलांग मारता है आखिरी वार करने के लिए, लेकिन मगरमच्छ उसे अपनी पूंछ से उड़ा देता है। मगरमच्छ के एक ही वार से उसका चेहरा चूर चूर हो जाता है। अब सब मेहमान शॉक हो जाते हैं और वो अमीर आदमी चुपके से पीछे कहीं छिप जाता है। अब होस्ट इस रिजल्ट से काफी खुश होता है और इनाम और ज्यादा बढ़ा देता है। तब वांग की टीम की लड़की प्यांग के कान में कुछ कहती है और प्यांग अनाउंस करता है कि जो भी मगरमच्छ को हरा देगा उसे वो अपनी जेब से डबल इनाम देगा। ये सुनकर कई सारे फाइटर्स एक्साइटेड हो जाते हैं। एक लड़का अपने मालिक से इजाजत मांगता है, मालिक मैं जाऊं, और जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वांग की टीम का गोल्ड पॉइजन नाम का एक लड़का भी सामने आता है। अब 2 वॉलंटियर्स होने की वजह से होस्ट कहता है कि पहले दोनों लड़कों के बीच में लड़ाई होगी और जो बचेगा वो ही मगरमच्छ से लड़ेगा। ये तो स्क्विड गेम जैसी गेम लग रही है, एक के बाद एक मरी जा रहे हैं और वो साला एंजॉय करी जा रहा है। वांग इस रूल को बेकार बताता है क्योंकि लड़ने के बाद तो उसके पास एनर्जी बचेगी नहीं, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि वो गोल्ड पॉइजन को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। इसके बाद जब दोनों फाइटर्स ग्लास सीलिंग पर आते हैं तो दूसरे लड़के का बॉस उससे कहता है, देख अगर जीतेगा तो प्रमोशन और छुट्टी दोनों दूंगा। ये सुनकर वो खुश होता है, लेकिन गोल्ड पॉइजन उसके शोल्डर को काट लेता है और उसकी सारी एनर्जी चूस लेता है। जिसके बाद लड़का एक सूखे हुए लकड़े जैसा गिर जाता है और होस्ट गोल्ड पॉइजन को नेक्स्ट फाइटर बनने की परमिशन दे देता है। होस्ट पूछता है, क्या तुम अंदर जाना चाहते हो? वो कहता है, देखो जब मगरमच्छ के पास भी हथियार नहीं है तो मेरे पास भी क्यों, है ना। इसके बाद सब कुछ शांत होता है, लेकिन वांग देखता है कि गोल्ड पॉइजन अपने हाथों से एक सुनहरा पाउडर हवा में छोड़ रहा है। उसका रीजन उसे समझ नहीं आता, लेकिन वो ध्यान से देखता रहता है। जब मगरमच्छ हमला करता है तो गोल्ड पॉइजन उसके सिर के ऊपर जंप करके बैठ जाता है। फिर वो उसके सिर पर प्यार से किस करता है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। तभी अचानक गोल्ड पॉइजन एक छलांग मारता है और मगरमच्छ का सर काट के उड़ा देता है। इसके बाद मगरमच्छ के खून की छींटें चारों तरफ फैल जाती है और गोल्डन बेल उसके पैर के पास गिर जाती है। अब सब लोग शॉक में होते हैं और वांग समझता है कि गोल्ड पॉइजन की स्पीड बी लेवल फाइटर्स
के बराबर है और उसकी टेक्निक काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। गोल्ड पॉइजन बेल उठाता है, होस्ट को देता है और कहता है कि ये इनाम बाद में सीक्रेटली भेजना, क्योंकि वो उसे लो प्रोफाइल रखना चाहता है। अब प्यांग इस जीत से बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके लिए टोस्ट उठाता है। बाकी अमीर लोग इस बात से खुश नहीं दिखाई दे रहे होते। तभी एक डॉच बैग होस्ट से पूछता है कि क्या यही बेस्ट था। होस्ट कहता है कि असली मजा अभी बाकी है। तभी मगरमच्छ की लाश हटाई जाती है और दूसरा बीस्ट लाने की तैयारी शुरू होती है, जिसके बाद होस्ट अनाउंस करता है कि अगला जानवर उनका मास्टरपीस है, जिसमें बिल्ली जैसे जानवरों का फोर्स नेचर और भालू की ताकत कंबाइन की गई है। जानवर जैसे ही सामने आता है वांग के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये कुछ अननेचुरल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। इसके बाद होस्ट प्राउडली कहता है कि ये है हमारी कंपनी की सबसे खास चीज, जिसका नाम है ताओ। इसी के साथ इस एनिमे का सीजन यहीं पर खत्म होता है। अगर इस सीरीज का अगला सीजन आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी, चैनल के साथ जुड़े रहिए।